So in this point, this is क्या बोला है कि the minimum shoulder width is 4.6 meters, so that a truck stationed at the side of the shoulder would have a clearance of 1.85 meter from the pavement edge. Okay, तो इसका मतलब क्या है, हमारी मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस जो है वो 4.6 मीटर शोल्डर का विड्थ होना चाहिए. ओके, और जो 1.85 मीटर है, ये देखो मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जो शोल्डर है इसके एक साइड में हमारा जो डैमेज व्हीकल्स है या ब्रेक डाउन ब्रोकन डाउन कुछ व्हीकल्स हो गया तो हम लोग उसको खड़ा कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर क्लियरेंस मतलब ये है कि उसका जो साइड का जो एज है. ओके, मान के चलो ये हमारा रोड है. ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर है. ओके, इस साइड इज शोल्डर. ओके, तो हमारा जब व्हीकल डैमेज होके जो ट्रक अगर डैमेज होकर रहेगा सो वो इस पोजीशन में रहता है. राइट. ओके, सो ये बोला है कि 1.85 मीटर ये इसका डिस्टेंस होगा. ये क्लियरेंस डिस्टेंस ये होगा 1.85 मीटर. ओके, ठीक है. यस सर. नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं. ये शोल्डर तो समझ में आ गया, अनफिटेड समझ में आ गया. फॉर्मेशन विद में भी हमने बोला था कि हाईवे कटिंग और हाईवे एम्बैंकमेंट. राइट, तो हाईवे कटिंग क्या है? दिस वन इज द हाईवे कटिंग. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस जगह पे आर्थ को जो है आर्थ को काट करके ये रोड बनाते हैं. सो दिस इज द हाईवे कटिंग. एंड सिमिलरली जो हमारा आर्थ को फील करके हम लोग ये जो रोड बनाते हैं, दिस वन दैट इज आवर हाईवे एम्बैंकमेंट. ओके, तो ये हमारा आर्थ फील हो गया. ओके, दोनों समझ में आया ना? यस सर. नेक्स्ट, ये मैंने बोला था क्या? नो सर. सो एलिमेंट्स ऑफ ए रोड हमने मतलब क्या था, जो कैरेजवे है. कैरेजवे तो पता है, व्हाट इज कैरेजवे? कैरेजवे क्या है? जितना विथ में सर व्हीकल मूव करता है, व्हीकल को मूव करते हैं. और कैरेजवे के साइड में हमारा क्या रहता है? शोल्डर रहता है. ओके, शोल्डर. शोल्डर के बाद में हमारा रहता है रोड मार्जिन. ओके, सो अकॉर्डिंग इनटू द शोल्डर प्लस कैरेजवे और मीडियन और सेपरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल? इसको रोडवेज. फॉर्मेशन विद और रोडवे. ठीक है, और ये कैरेजवे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे. राइट. ठीक है, नीचे दिया हुआ है. तो ये है हमारा रोड बाउंड्री, दिस वन और यहाँ तक. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑफ वे, दिस कैरेजवे, दिस इज द फॉर्मेशन विद और दिस वन इज द रोड मार्जिन. हम लोग रोड मार्जिन को क्यों यूज करते हैं? सर ड्रेनेज पर्पस के लिए भी हो सकता है. सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए? हाँ, एक पॉइंट हम ठीक. नहीं सर, मतलब फ्यूचर में अगर रोड हाँ ठीक है. नेक्स्ट था हमारा बिल्डिंग लाइन. बिल्डिंग लाइन क्या था? हाँ बोलो. हाँ यही सर, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन बोल रहे थे. हाँ, तो बिल्डिंग लाइन और लाइन क्या है था हमारा? जिसके आगे हम लोग बिल्डिंग को नहीं बना सकते. ओके, तो हमारा ये डायग्राम हमने पहले भी देखा था. तो ये है हमारा बिल्डिंग लाइन. ओके, दिस वन इज आवर बिल्डिंग लाइन. तो इस डायरेक्शन, यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह के अंदर हम लोग कोई भी बिल्डिंग को नहीं बना सकते. ओके, तो क्या बोला है बिल्डिंग लाइन में?
So in order to reserve sufficient space for future development of roads, it is desirable to control the building activities on either side of the road boundary beyond the land width acquired for the land. Okay. So the line up to which the plinth of a building adjoining street or road may lawfully extended known as building line. समझ में आया? Yes, sir. सर वो राइट ऑफ वे से मतलब कितना डिस्टेंस पे रहेगा वो? सर कल को बता रहे थे 4 मीटर जैसा। राइट ऑफ वे से कितना डिस्टेंस पे रहेगा? सर बैक कीजिए सर स्क्रीन, उसमें एक लाइन सर समझाइए ना। हाँ बोलो, ये वाला। हाँ सर, लास्ट में जो दी लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से जो लिखा है ना सर, थोड़ा समझाइए ना। कौन? ये वाला स्लाइड। Yes, sir. ये सर ये स्लाइड। हाँ बोलो। क्या डाउट है बोलो। सर वो बिल्डिंग लाइन है ना सर, उसका लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो वाला। सर Okay. The line up to which the plinth of a building adjoining street or road may lawfully extended, मतलब ये जो हमारा है बिल्डिंग लाइन, ये हम लोग ये पोर्शन हम लोग किसके लिए रिजर्व करके रखे हैं? सर एक्सटेंशन ऑफ रोड के लिए। एक्सटेंशन ऑफ रोड के लिए। तो ये है हमारा, ये हम लोग लॉफुली हम लोग इसको रिजर्व करके रखते हैं। तो ये है हमारा बिल्डिंग लाइन। इसके आगे हम लोग कोई प्लिंथ लेवल को हम लोग नहीं बना सकते। और ये क्या होगा, ये जो अगर होगा ये लोकल स्ट्रीट वगैरह होगा इसका साइड में। ओके। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन क्या था? इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन इट इज डिजायरेबल टू कंट्रोल द नेचर ऑफ बिल्डिंग अप टू फर्दर सेटबैक डिस्टेंस। ओके, तो सेटबैक डिस्टेंस हम बाद में लोगों को समझाएंगे। सो बिल्डिंग सच एज सिनेमा, शॉपिंग हॉल, फैक्ट्रीज एटसेट्रा व्हिच अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स should be setback distance apart from the building line, and that line up to which such building can't constructed is called the control line। मतलब ये है कि अगर हम लोग अगर बिल्डिंग सिनेमा हॉल, फिर शॉपिंग मॉल या फिर कोई भी फैक्ट्रीज बनाते हैं तो उस जगह पे क्या होगा कि हम लोगों को पार्किंग की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा व्हीकल्स आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। तो सर दैट वो लाइन, कंट्रोल लाइन बिल्डिंग लाइन के बीच सर, या कंट्रोल लाइन के बाद भी उधर छोड़ना पड़ेगा तो? वो बिल्डिंग लाइन के बाद, बिल्डिंग लाइन के बाद ये जो डायग्राम तुम लोग देखे हो अप टू ये कंट्रोल अब लाइन। तक हमारा बिल्डिंग लाइन की, बिल्डिंग लाइन के बाद हम लोगों को कंट्रोल लाइन के लिए क्या करना होगा कि अगर मैंने बोला पार्किंग के लिए मेनली ये जरूरत होता है हमारा पार्किंग पर्पस के लिए। ठीक है, सर तब बिल्डिंग सर जो बनेगा तो वो मतलब कंट्रोल लाइन के उधर बनेगा, कंट्रोल हाँ लाइन के पास। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल लाइन के बाद मिल सकता है। हम लोग कंट्रोल लाइन के बाद इस साइड में भी हम लोग बिल्डिंग को बना सकते हैं, बट ये पोर्शन यस सर। अगर हम ये पोर्शन में अगर हमारा कोई शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल या फिर कोई इंडस्ट्री रहेगा तो उसके लिए हम लोगों को पार्किंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करना जरूरी है। यस सर। तो उसी के लिए हम लोगों का ये कंट्रोल लाइन हम लोग खींच के रखते हैं। ठीक है, यस सर। और सर जो कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के जो बीच का जो डिस्टेंस है उस वो मतलब हाँ किस चीज के लिए हो जाएगा? कितना डिस्टेंस सर रहता होगा लगभग? हाँ, डिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझ नहीं छोटा करना ही पड़ेगा। एक सेकंड रुको। ओके,
स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर हमारा नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे है, ठीक है, पहले तो हम लोग बोल देते हैं कि ओपन एरिया और बिल्ट अप एरिया तुम लोगों को पता है क्या होता है? व्हाट इज ओपन एरिया एंड व्हाट इज बिल्ट अप एरिया? एनी आइडिया? कहा सर? ओपन एरिया और बिल्ट अप एरिया क्या होता है? नहीं मालूम सर। ओके, ओपन एरिया मतलब उस जगह पे हमारा कोई लैंड, फ्री लैंड है हम लोग, कोई कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बना है। और बिल्ट अप एरिया मतलब उस जगह पे कोई बिल्डिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो दैट इज द बिल्ट अप एरिया। ओके, यस सर। तो जो आईआरसी ने रिकमेंड किया है बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन के लिए, सो प्लेन एंड रोलिंग टेरियन के लिए अगर ओपन एरिया है तो ओवरऑल विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाइन होना चाहिए 80 मीटर। मतलब क्या होगा? सो दिस विल बी द 80 मीटर बिल्डिंग लाइन, ये टोटल 80 मीटर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो कंट्रोल लाइन है वो 150 मीटर होगा। सो दैट मीन्स दिस लाइन विल बी 35 कितना मीटर होगा? हो गया 150 सर। मीटर। वो बिल्डिंग हाँ बोलो। 35 मीटर हुआ ना सर, वहां से कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस। 35 कैसे हुआ? सर बिल्डिंग लाइन टू बिल्डिंग लाइन 80 मीटर हुआ। हाँ हाँ, और है कंट्रोल लाइन हाँ से। अच्छा 35 मीटर, बट वो नेशनल वही। हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए, ठीक है। अगर मेजर यस रोड, सर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा उसके लिए 50 मीटर बिल्डिंग लाइन, 100 मीटर फॉर द कंट्रोल लाइन। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 25 to 30 मीटर फॉर बिल्डिंग लाइन एंड 35 मीटर फॉर कंट्रोल लाइन। एंड विलेज रोड के लिए 25 मीटर फॉर बिल्डिंग लाइन एंड 30 मीटर फॉर द कंट्रोल लाइन। ओके, ये था हमारा ओपन एरिया के लिए। और बिल्ट अप एरिया के लिए क्या होगा? क्योंकि बिल्ट अप एरिया में मैंने पहले ही बोला था कि उस जगह पे ऑलरेडी बिल्डिंग है, तो उस जगह पे हम लोगों को पास ज्यादा अवेलेबल जगह नहीं मिलेगा, राइट। तो उसके लिए नेशनल एरिया पे स्टेट हाईवे होगा, तो उसके लिए 3 to 6 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 3 to 5 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड के लिए सब 3 से 5 मीटर तक हम लोग लैंड लेकर रख सकते हैं। ओके, ये था हमारा यस सर। बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट है ये हो गया हमारा टोटल प्लेन एंड रोलिंग टेरियन के लिए। नेक्स्ट है माउंटेनियस और स्टीप टेरियन के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड द रोड बाउंड्री फॉर ओपन एरिया के लिए हो जाएगा हमारा 3 to सभी के लिए 3 से 5 मीटर तक, और बिल्ट अप एरिया में भी 3 से 5 मीटर तक, क्योंकि इस जगह पे ये हमारा पता है कि माउंटेनियस और हिल रोड में हम लोगों को ज्यादा अवेलेबल एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो पूरा समझ में आया? बिल्डिंग लाइन क्या है, कंट्रोल लाइन क्या है, रोड बाउंड्री क्या है? यस सर। ओके, सर तो एक चीज यहाँ पे सिर्फ समझ नहीं आया, जो बिल्डिंग अगर बनाना रहेगा सर नेशनल हाईवे के, मतलब नेशनल हाईवे के साइड में अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो मतलब कहाँ पे बनेगा सर वो? कहाँ पे बनेगा? वो जो नेशनल हाईवे के 80 मीटर डिस्टेंस के बाद। यस सर, मतलब कौन सा लाइन में सर, ये जानना सर। ओके, कौन सा लाइन? तो मतलब हमारा यहाँ तक रोड बाउंड्री है, ये हमारा बिल्डिंग लाइन है, तो बिल्डिंग लाइन के आगे हम लोग कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक। यस यस सर। तो ये जो बिल्डिंग लाइन का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए? 80 मीटर सर। 80 मीटर। तो मतलब ये जो कैरेज वे है, ये अगर अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट हम लोग पकड़ के चलते हैं तो 40 मीटर के साइड के हम लोग बाद हम लोग कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते यस सर। हैं। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन, ये मैंने लास्ट क्लास में शायद बता दिया था तुम लोगों को। यस सर।
नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस स्लोप और कैम्बर। क्रॉस स्लोप और कैम्बर क्या होता है, एनी आइडिया? सर मतलब जब रेनी सीजन मतलब रोड में पानी ना जम जाए, जिसके कारण से बीच में अलाइनमेंट में हम लोग ऊपर उठा देते हैं थोड़ा सा। यस राइट। अगर तो मतलब ये पानी को हम लोग को निकलने के लिए हम लोग क्रॉस स्लोप और कैम्बर को प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, तो ये अगर हमारा इस टाइप का रोड है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बना सकते हैं, राइट। तो पानी अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक। बट अगर हमारा कोई स्लोप में होगा, हॉरिजॉन्टल कार में होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों सर को वहाँ एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ना। एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसमें हम लोग बीच में खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पानी इस साइड से इस साइड में वो चला जाएगा, ओके, ठीक है। यस सर। तो हम आते हैं, so it is the slope provided to the road surface in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface, okay। अब उसका कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड सॉइल थ्रू द पेवमेंट। तो मतलब क्या होगा, बारिश की वजह से हमारा पानी बिटुमिनस सरफेस के अंदर पड़ता है, ठीक है, और वो सबग्रेड में वो मूव कर जाता है। तो सबग्रेड के अंदर अगर हमारा पानी गया तो क्या होगा, छूट जाएगा सर, मतलब हमारा सरफेस जो है सबग्रेड के अंदर जाएगा तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो घट जाएगा, ठीक है, और पेमेंट हमारा वीक बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? यस सर। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट लेयर। अब बिटुमिनस पेवमेंट लेयर में क्या होता है कि बिटुमिन और एग्रीगेट को हम लोग मिक्स करके उसके ऊपर हम लोग रोड रोलर को स्टेबिलिटी देते हैं, रोड रोलर प्रोवाइड करके। तो अगर ज्यादा बारिश होगा, ज्यादा वाटर अगर हम लोगों का बिटुमिनस पेवमेंट लेयर के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो एग्रीगेट और बिटुमिनस जो एक साथ जोड़ के रह रहा है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा, एग्रीगेट्स बिटुमिनस से सेपरेट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? यस सर। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस एज क्विक एज पॉसिबल टू अलाउ द पेवमेंट टू गेट ड्राई सून आफ्टर द रेन। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, सर रोड कैम्बर में अगर सर नहीं प्रोवाइड किया तो खराब हो जाएगा सर। नहीं कैम्बर प्रोवाइड, हाँ बोल सकते हो, कैम्बर क्या प्रोवाइड बोले नहीं सर किया क्वेश्चन? तो इस जो थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखे हैं, टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस एज क्विक एज पॉसिबल टू अलाउ द पेवमेंट टू गेट ड्राई सून आफ्टर द रेन। तो अगर हम लोग कैम्बर को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, सर इससे रोड में सर पानी जमा रहेगा और परमिलिटी के कारण रोड के जो सरफेस रहता है धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा, तो उसके नीचे जाने के बाद सॉइल भी सर स्वेलिंग करने लगेगा, उससे तो रोड बहुत जल्दी खराब हो वो तो उसको हमने पहले पॉइंट में बोले कि सबग्रेड खराब हो जाएगा, पेमेंट लेयर खराब हो जाएगा। तो अब ये थर्ड पॉइंट था, फिर हम सर लोगों व्हीकल जब को मूव करेगा तो उसका स्किड करने का चांस ज्यादा रहेगा सर। यस स्कीड जाएगा। करने का गाड़ी में चांसेस स्पीड बढ़ रहेगा जाएगा, सर, ठीक है, और एक्सीडेंट होने का भी चांसेस होगा, एक्सीडेंट बढ़ स्लिप जाएगा। होने का चांस बढ़ चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर। इसलिए हम लोग कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस एज क्विक एज पॉसिबल एंड अलाउ द पेवमेंट टू गेट ड्राई सून आफ्टर द रेन, ओके। आया तीनों पॉइंट समझ में? ये तीन उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये तीन, यस सर। ओके। नेक्स्ट बोला है इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वन वर्टिकल एंड एन हॉरिजॉन्टल, ओके। So 1 in n, 1 vertical equals to n horizontal, okay.
ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट सरफेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अब किस जगह पे कितना रेनफॉल होगा उसके हिसाब से हम लोगों को चैम्बर को प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम लोग एक्सेस चैम्बर को प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हम लोग एक्सेस चैम्बर को प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? सर डिस्कम्फर्ट होगा व्हीकल को चलाने में। डिस्कम्फर्ट हाँ होगा सर। व्हीकल को उसका चलाने के लिए। व्हीकल का सर सीजी भी डिसबैलेंस कर सकता है। ओके ठीक है, और ठीक है, तो मतलब है ये हमारा एक रोड है। ओके, हम लोग कैम्बर प्रोवाइड किए हैं, कैम्बर कुछ इस टाइप का बन गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तुम इस जगह से व्हीकल को चला रहे हो। ओके, कोई यहाँ से तुमको ओवरटेक करेगा, तो जब ओवरटेक करेगा तो उसको डबल पावर लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन है, राइट? तो एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहेगा। जब हम लोग ओवरटेकिंग करते हैं, अगर एक्सेस कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है, अगर हम लोग एक्सेस कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो ये पोर्शन हमारा ऊंचा है, तो अगर हमारे हेवी लोडेड व्हीकल्स है, हेवी लोडेड ट्रक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, टपेल्ड हो जाएगा या फिर ओवरटर्न हो जाएगा। ठीक, आ समझ में? यस यस सर। और एक पॉइंट है कि अगर हमारा एक्सेस कैमरा प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी हमेशा चाहेगा कि हम लोग इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, जो लोअर पोर्शन है, राइट? कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग ऊंचा पोर्शन में हम लोग मूव करेंगे, तो ये पोर्शन जो है ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, दिस पोर्शन। ठीक है, समझ में आया? तीन यस सर। हमने पॉइंट बताया कि अगर एक्सेस कैमरा प्रोवाइड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट है हमारा ओवरटेकिंग, अगर करेंगे ओवरटेकिंग का ऑपरेशन होगा तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है। हेवी लोडेड व्हीकल्स रहेगा तो वो टपेल्ड होने का चांसेस है, या फिर ओवरटर्न होने का चांसेस है, या फिर कि हमारा एजेस ऑफ जो पेमेंट है, एजेस ऑफ द पेमेंट कैन बी वायर्ड आउट। ओके, समझ में आया सब कुछ? किसी कुछ डाउट है? नो सर। नेक्स्ट है हमारा कैम्बर। जनरली हमारा तीन टाइप का होता है। ओके, एक है हमारा पैराबोलिक कैम्बर, दूसरा है हमारा स्ट्रेट कैम्बर, एंड थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड द पैराबोलिक कैम्बर। सो पैराबोलिक कैम्बर में क्या होता है, ये हमारा रोड विड्थ है, तो हम लोग इस पैराबोलिक डायरेक्शन में इसको बनाते हैं। ओके, सो इसका हाइट है 1 in n। ओके, और ये एक्स डिस्टेंस पे वाई कैम्बर हमने प्रोवाइड किया। ओके, सो पैराबोलिक कैम्बर होगा तो दिस वाई इक्वल्स टू 2x² बाय nw। ओके, एन है हमारा कितना कैम्बर हमने प्रोवाइड किया, एंड w है हमारा, क्या हो जाएगा w, व्हाट इज w, विड्थ ऑफ द कैरेजवे। रोड करे हाँ, विड्थ ऑफ द रोड और विड्थ ऑफ द कैरेजवे। और स्ट्रेट कैम्बर में, स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या होता है, सिंपल, ये है हमारा 1 in n कैम्बर, और इसका सिंपल फॉर्मूला है w/2n। ओके, और कॉम्बिनेशन में हम लोग दोनों को ऐड करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो डाटा नीचे तुम लोगों को दिया हुआ है ये तुम लोगों को याद रखना होगा। ओके, क्या बोला है
कि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो कैम्बर है टोटली डिपेंड करता है रेनफॉल के हिसाब से। तो सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस के लिए अगर हेवी रेनफॉल होगा तो हम लोग 2% तक कैम्बर को प्रोवाइड कर सकते हैं। लो रेनफॉल के लिए 1.7%, थिन बिटुमिनस सरफेस होगा तो 2.5%, लो रेनफॉल के लिए 2%, वाटर बाउंड मैकाडम दैट इज WBM एंड ग्रेवल पेमेंट के लिए 3% और लो रेनफॉल के लिए 2.5% एंड आर्थ रोड और विलेज रोड के लिए भी 4% फॉर हेवी रेनफॉल एंड लो रेनफॉल के लिए 3% हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो डाटा है ये तुम लोगों को याद रखना जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो तुम अपना अपना पेन और कॉपी लेके बैठो अभी, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्वेश्चन बोला है? द बिटुमिनस रोड हैज 3.8 मीटर वाइड कैरेजवे, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ग्राउंड अबव द एजेस। ओके, अपना अपना पेन और कॉपी लेके बैठे हो ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ डाटा तुम लोगों के पास नहीं दिया है। कुछ रेनफॉल का भी डाटा नहीं दिया है कि हेवी रेनफॉल है कि लो रेनफॉल है, इसका भी हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ लिखा है बिटुमिनस रोड हैज 3.8 मीटर वाइड कैरेज। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा कि 3.8 मीटर जब कैरेज हम लोगों को बोला है तो ये हो जाएगा हमारा सीमेंट कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस पेमेंट के लिए, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस पेमेंट के लिए, ठीक। तो सर वो इसमें कैसे हुआ होगा? तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया था कि कैरेज वे का विड्थ हमने नहीं बताया था तुम लोगों को, भूल गए? कैरेज वे विड्थ भूल गए? हाँ सर, वो वाला देखना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, बिटुमिनस रोड है 3.8 मीटर वाइड कैरेज वे। ओके, जो बिटुमिनस सरफेस, ओके। और फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर तुम लोगों को कोई भी रेनफॉल नहीं डाटा दिया हुआ है तो हम लोगों को उसका एवरेज लेना होगा। सॉरी, ये जो है 3.8 मीटर वाइड, बिटुमिनस रोड है 3.8 मीटर वाइड, मतलब है हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस को हम लोग यूज करेंगे, थिन बिटुमिनस सरफेस को। अगर उसका कैरेज 7 मीटर होगा, ओके, तो हम लोगों को क्या लेना होगा, सीमेंट कंक्रीट और हाई बिटुमिनस सरफेस। बट यहाँ पे एज हम लोगों ने बोला है कि 3.8 मीटर वाइड कैरेज वे, इसका मतलब है हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो अगर कोई रेनफॉल डाटा नहीं दिया है तो हम लोग इसका एवरेज कर लेंगे। तो एवरेज में कितना आएगा, 2.5% एंड 2%, और 1 in 40 और 1 in 50, मतलब इसको n में ही लेंगे हम लोग, 1 in 40 और 1 in 50। तो मतलब सर इसका उसमें एवरेज मतलब आएगा, क्राउन का बोल रहा है वेट कितना होगा? क्राउन का क्वेश्चन हाइट कितना होगा, क्राउन का हाइट कितना होगा, राउंड का हाइट कैलकुलेट द हाइट। हाँ, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द, 47.5 सर पहला का। कितना? हैवी रेनफॉल के लिए 47.5 mm आ रहा है। हेवी रेनफॉल के लिए 47.5, कैसे? तो W/2 है ना, लगेगा ना इसमें फॉर्मूला। हाँ, अगर तुम लोगों को उसमें कोई भी कैम्बर को नहीं बोला है तो तुम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट कैम्बर को यूज कर लेना। स्ट्रेस ओके, के अंदर सर सर मैक्सिमम अगर तो वही कैम्बर ही प्रोवाइड किया जाता है, स्टेट कैम्बर ही ना। हाई में रहती है।
अगर क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं दिया है तो हम लोग स्ट्रेट कैम्बर को यूज करेंगे। तो स्ट्रेट कैम्बर का क्या फॉर्मूला था, W/2n। ओके, तो W कितना है यहाँ पे, W कितना है, 3.8 मीटर। 3.8 मीटर। और 2n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 40 हो जाएगा। 1 in 50। मैंने क्या बोला कि अगर रेनफॉल का कोई 45 हो डाटा जाएगा ना दिया हुआ सर? क्या, रेनफॉल का तो कोई डाटा नहीं दिया है, तो उसका हम लोग एवरेज ले लेंगे। सो दैट विल बी 1 in 45। ठीक है, सो कर लो 3.8 डिवाइड बाय 2 into 45। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ रहा है, सर 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 42 पॉइंट समथिंग। यूनिट क्या है, 30 मीटर, MM सर। mm। ओके, ठीक है। तो हम लोग जब कैम्बर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में लास्ट में आंसर को प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4.22 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया सबको, यस सर। किससे कुछ डाउट है, गोपी, यस सर। समझ में आया, यस सर। ओके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव कर जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कैम्बर बोर्ड्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, गिव द डायमेंशनल स्केचेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सीमेंट ट्रीटेड रोड 7 मीटर वाइड इन आर हेवी रेनफॉल एंड स्ट्रेट स्लोपिंग कैम्बर। फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या बोला है, बिटुमिनस रोड 7 मीटर वाइड इन एन एरिया ऑफ हेवी रेन, पैराबोलिक कैम्बर टू बी प्रोवाइडेड। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हाइट ऑफ द क्राउन डिफाइन करके उसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो करो। तो फर्स्ट केस में हम लोगों को एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीमेंट ट्रीटेड रोड 7 मीटर वाइड बोला है, सीमेंट कंक्रीट रोड एंड हेवी रेनफॉल। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना होगा, सर 50 होगा। 1 in 50। सो क्राउन का हाइट फाइंड करो, सेवन सेंटीमीटर सर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब उसका डायग्राम किस टाइप का होगा, उसका डायग्राम हम लोग ये इस टाइप से बनाएंगे। सो दिस विल बी द 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तुम लोगों को मेंशन करना होगा दैट कैम्बर विल बी 1 in 50। ठीक है, और रोडवे विथ इज 7 मीटर। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ यस में। सर। तो यस नेक्स्ट सर। केस, नेक्स्ट केस 2 में हम लोग चले जाते हैं। केस 2 में क्या बोला है, बिटुमिनस रोड 7 मीटर वाइड इन एन एरिया विथ हेवी रेन, पैराबोलिक कैम्बर इज टू बी प्रोवाइडेड। हमने यहाँ पे पैराबोलिक कैम्बर हम लोगों को बोला है और बिटुमिनस रोड 7 मीटर वाइड। ओके, तो चले जाते हैं। बिटुमिनस रोड मतलब ये भी हमारा एन का वैल्यू 1 in 50 होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी हेवी रेनफॉल बोला है, हेवी रेन। ओके, अब पैराबोलिक कैम्बर में, तो पैराबोलिक कैम्बर का क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स टू 2x² बाय
NW। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा हर एक जगह पे यहाँ पे डिफाइन, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है हर एक डिस्टेंस में इसका सेम नहीं रहेगा हाइट, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को 4 अलग अलग डिस्टेंस में इसको फाइंड करना होगा। फर्स्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द क्राउन। तो हाफ ऑफ द क्राउन मतलब कितना है, हाफ ऑफ द क्राउन मतलब कितना होगा, हाफ ऑफ द क्राउन मतलब कितना होगा, समझ में सर आ नहीं रहा है समझ में ना? आया, ओके ये वाला नहीं। ओके ओके। सो ये है हमारा पैराबोलिक चैम्बर, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हम लोग को तो स्केच बनाना पड़ेगा ना, राइट। हम लोग तो रैंडमली नहीं बना सकते। ओके, तो पहले हम लोगों को सेंटर में कितना है वो देखना होगा। ओके, तो सेंटर मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, 7 मीटर, 7 मीटर। 3.5 सो हो जाएगा पहले ये। 3.5 में एक लेना होगा, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो एक हो जाएगा तुम्हारा 350 सेंटीमीटर में। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा थर्ड फोर्थ ऑफ 350, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा हाफ ऑफ 350 एंड लास्ट पॉइंट रहेगा 1/4 ऑफ द 350। यस ऐसा सर। समझ, तो अब 4 पॉइंट के लेके हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन करो। एक्स का वैल्यू क्या लें सर? एक्स का वैल्यू तो मैंने तुम लोगों को बोला, ये 350 होगा, ये 3/4 ऑफ 350, फिर ये हो जाएगा हाफ ऑफ 350, ये हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ 350। और डब्ल्यू का वैल्यू सेम रहेगा सर, 7 मीटर। हाँ, डब्ल्यू का वैल्यू तो 7 मीटर रहेगा सबके लिए। यस सर, बना रहे हैं। ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना, डाउट हो रहा है तो बोल सकते हो। ये कोई अटेंडेंस ले लेना, कौन लेगा, पिक्सी ले लेना अटेंडेंस। यस सर। नंदिनी भी तो था, नंदिनी ले लेना, नंदिनी तो 76 है।